नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जी के ड्राइवर में। दोस्तों, ये टॉप 5 करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही है और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी सीरीज़ है जो एक तरीके से रामबाण है। आपके आने वाले हर एग्जामिनेशन के लिए जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है, हर जगह आपको मेरे पढ़ाए गए प्रश्न मिलेंगे, ऐसी मेरी गारंटी है और मेरा विश्वास है। ठीक है ना? मैं केवल पूरे दिन के खबरों में जो प्रमुख 5 टॉपिक आते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, मैं वहाँ से प्रश्न लेता हूँ। और एक बात बता दूँ, मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, अमर उजाला, लगभग जितने भी न्यूज़ पेपर हमारे पास आते हैं या मैं जिनको पढ़ पाता हूँ, मैं उन सब से प्रश्न बनाने की सोचता हूँ। ठीक है ना? तो आज जिन 5 टॉपिक का मैंने चुनाव किया है, उनमें पहला है स्ट्रेटोस्फियर, एरोसॉल इजेक्शन, फिर क्या है G7 सम्मेलन, ये तो 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस और बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक सस्टेनोबेट 2025। ये पांचों क्वेश्चन, जिसमें 3 क्वेश्चन कम से कम आज साइंस एंड इन्वायरमेंट से हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तुरंत अपने क्वेश्चन एंड आंसर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। किस संस्था ने सस्टेनोबेट 2025 इवेंट में एआई आधारित पर्यावरण समाधान के लिए इनोवेटर्स को आमंत्रित किया है? पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि सस्टेनोबेट 2025 किसने प्रारंभ किया है। एक प्रश्न तो इसी में छिपा हुआ है और एक प्रश्न जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होगा, नीरी। ठीक है ना? आइए देखते हैं। उत्तर बी, नीरी। देखो, CSIR, नीरी, ये दो संस्थाओं ने मिलकर के, ठीक है ना, सस्टेनोबेट 2025 नामक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। क्या शुरू किया है? सस्टेनोबेट 2025 नामक इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। CSIR है और नीरी ने, ठीक, जिसमें एआई जो है, एआई पावर्ड पर्यावरण समाधान प्रस्तुत करने वाले स्टार्टअप्स, छात्रों और एनजीओज से आवेदन मांगे गए हैं। कौन कौन आवेदन कर सकता है भैया? आप स्टार्टअप कर रहे हैं कोई अच्छा, तो आप भी कर सकते हैं। छात्र हैं अगर आप, तब भी वहाँ आवेदन कर सकते हैं। एनजीओ से हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एक चैलेंज है वहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के, पर्यावरण समस्या का जो समाधान कोई अगर आपके पास अच्छा हो तो आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्दावली आई है, एक CSIR और एक नीरी। तो दोनों के बारे में बताता हूँ। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यह भारत सरकार का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है इस बार के लिए कि स्थापना कब हुआ या इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है ना? तो मैं जो भी टॉपिक शामिल करता हूँ, समझ लीजिए एकदम रामबाण है, वहां से प्रश्न आने ही आने होते हैं। अब किस एग्जाम में आएगा ये तो नहीं बता सकता। दूसरा है आपका नीरी। स्थापना 8 अप्रैल 1958 को। इसका प्रारंभिक नाम कुछ दूसरा था, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रारंभिक नाम इसका था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPHERI। लेकिन इसका नाम परिवर्तन हुआ 1974 में और नाम दिया गया नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या दिया गया? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय है नागपुर। ना से नागपुर और ना से नीरी, ना से नीरी और ना से नागपुर याद रखिएगा, नीरी नागपुर याद रखिएगा और साथ में 1974 भी याद रखिएगा भैया। ठीक है ना? इस संस्था का संचालन जो कौन करता है, संचालन संस्था कौन है? CSIR। इसका जो नीरी का संचालन कौन करेगा? CSIR ही कर रहा है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन होगा, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमने शामिल किया है। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अभी पहले इसकी व्याख्या पढ़िए, तब मैं इस पर कुछ बात बताता हूँ। चलिए आगे चलिए। सही उत्तर 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। याद रखिएगा, अभी मैं बताता हूँ, शांति और सुरक्षा
शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के प्रभावी होने के साथ 24 अक्टूबर 1945 को हुई। प्रारंभ में 51 देश शामिल थे और आज 190 से ज्यादा देश हैं। हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना का उद्देश्य क्या था? शांति और सुरक्षा। लेकिन क्या इस समय पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा है? एक तरफ यूक्रेन और रसिया का वार लगभग 3 साल, 3.5 साल से ज्यादा हो गया, और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल आप देख रहे हैं एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो सही है, पाकिस्तान इतना बड़ा आतंकवादी देश है, लगातार भारत एवं अन्य जगहों पर आतंकवाद फैलाता है। ऐसे तमाम आतंकवादी संगठन हैं। क्या यूएन का इन सब पर ध्यान जाता है? और यदि जाता है तो क्या यूएन इनको कंट्रोल कर पा रहा है? इसीलिए तो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि यूएन में संशोधन की आवश्यकता है। और आप लोग कमेंट करिए, क्या वाकई में यूएन में संशोधन की आवश्यकता है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बना है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक। देखिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको मिलता है, यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मिलेगा जरूर। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक BIP वीज BS का प्रमुख लाभ क्या है? तो पारंपरिक सौर पैनलों की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पादन, इमारत की संरचना और ऊर्जा उत्पादन को एक साथ एकीकृत करना, केवल छत पर, केवल तो छोड़ो, सौर ऊर्जा लागत को 50% तक कम करना। देखिए ये दोनों हमको नहीं लगता है, ए और बी में कोई लगता है, शायद बी हमने पढ़ा था। आगे चलिए, ऑप्शन बी सही है, इमारत की संरचना और ऊर्जा उत्पादन को एक साथ एकीकृत करना। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए आप कोई घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवा रहे हैं तो आप अलग से सोलर पैनल उसके ऊपर लगाते थे, तो देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, ठीक है ना? तो लगता था कि आपने सोलर पैनल लगवाया है। लेकिन अब इस टेक्निक के तहत BIPVS सोलर तकनीक के तहत आप इस प्रकार से घर ही बनवाएंगे कि उसी के दीवार, पर्दा, खिड़की, इन सब में कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का सोलर सिस्टम सेट कर दिया जाएगा, जिससे आपको ऊर्जा भी मिलेगी और आपका घर भी बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना? जिससे इन्हें अलग स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे साधारण भवन निर्माण सामग्री की जगह चलते हुए संस्थाओं और जो है स्थान तटस्थ और स्थिर सौर ऊर्जा का निर्माण संभव होता है। मतलब घर बनवाओ, उसी में ऑटो फिटेड करवा दो, क्या? सोलर टेक्निक। बहुत अच्छा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इजेक्शन क्या है? तकनीक का प्रस्ताव किस उद्देश्य से किया जा रहा है? देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए CO2 अवशोषण बढ़ाना, वायुमंडल में तापमान को कम करने हेतु पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करना, ओजोन परत की मरम्मत हेतु रासायनिक तत्वों का इजेक्शन, और मानसून अवधि में वर्षा कम करना। ये तो नहीं लगता। अगला चलिए, वायुमंडल में तापमान को कम करने के लिए पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करना, इसका मतलब? अच्छा आगे देखते हैं। तकनीक के कारण, SAI तकनीक के कारण स्ट्रेटोस्फीयर में छोटे मालिक्यूल कण जैसे सल्फर डाइऑक्साइड डाले जाते हैं, ठीक? स्ट्रेटोस्फीयर में, कहा? स्ट्रेटोस्फीयर में डाले जाते हैं, ठीक, ताकि वह सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करें और पृथ्वी का तापमान घटाएं। यानी कि ये पृथ्वी के तापमान को कम करने हेतु किया गया, ठीक। यह तकनीकी उत्सर्जन कटौती पर निर्भर रहने के बजाय सोशल कूलिंग प्रदान करती है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी। देखिए हम लोग कहते थे कि जब हमारे यहाँ हम लोग जो है CO2 उत्सर्जन में कटौती करेंगे, तो ये टेक्निक जो है कटौती तो छोड़िए, ये कहती है सीधे जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, इसी को हम लोग क्या कर दें? प्रतिबिंबित कर दें, पुनः आकाश में भेज दें। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना? फिलहाल हमें क्वेश्चन से मतलब है जिसका तत्काल ताप नियंत्रण संभव हो सकता है, जिससे तत्काल ताप नियंत्रण संभव हो सकता है। हालांकि यह एक विवादास्पद और अस्थायी उपाय माना जाता है। यह शोधकर्ताओं द्वारा क्लाइमेट इमरजेंसी को मध्य मध्य प्रतिष्ठित करने का एक प्रयास है। अच्छा प्रयास है, अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी प्रयास है। चलिए ठीक है भैया, अपना क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देखता हूँ। स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इजेक्शन, तो वायुमंडल में तापमान को कम करने हेतु पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करना। चलिए आगे देखते हैं।
हाँ, तो अगला क्वेश्चन है G7 आउटरीच समिट में पीएम मोदी ने किस समूह का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प लिया है? भैया अगर आपने स्पीच सुना होगा तो उसमें जो ग्लोबल साउथ के बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया और उसके साथ खड़ा रहने का संकल्प दोहराया, ठीक है ना? तो क्या है ग्लोबल साउथ समिट G7 आउटरीच समिट में कनाडा में जो इस समय आयोजित हो रही है, कौन सी है भैया? 51वीं है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ, तो पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का जो दक्षिणी आपका ये ग्लोबल साउथ का मतलब दक्षिणी देश ऐसा कह सकते हैं, को अधिक प्रतिनिधित्व देने और उनकी आवाज को वैश्विक मंच पर उठाने की बात कही है। ये हुई ना बात। देखिए, आप ताकतवर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पावर है। आप ताकतवर हैं इसका मतलब ये है कि अपने से छोटे, अपने से गरीब, अपने से पिछड़े को भी ऊपर उठाने की सोचते हैं। सच्चा ताकतवर इंसान वही होता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कर रहे हैं, ठीक ना? वो हर जगह पर इस बात को कहते हैं कि यदि आपको अपनी ताकत दिखानी है तो गरीब, पिछड़े और जो वंचित लोग हैं उनका सहयोग करो, उनको भी ऊपर उठाओ। दोस्तों ये रहे 5 क्वेश्चन जो आपको किसी भी एग्जामिनेशन को हिट करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरे क्वेश्चन बनाए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगते हों, यदि आपको लगता हो कि आपकी एग्जामिनेशन में इससे मदद मिल सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और इस क्लास को कहीं न कहीं एक बार ज़रूर शेयर कर दें। दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।